हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में एल ने जो आज तक भी इन्वेस्टिगेशन की होती है उसका रिकॉर्ड दिखाया जाता है, शुरू से लेके अब तक का। इस रिकॉर्ड की शुरुआत तभी से होती है जब एल कांटो रीजन से लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है और कीरा को चैलेंज करता है कि अब मुझे मार के दिखाओ, और वो फाइनली पता लगा लेता है कि कीरा जापान में है। इसके बाद कीरा को पकड़ने के लिए कीरा टास्क फोर्स हेडक्वार्टर्स बनाई गई, जिसमें टोटल 141 लोग काम कर रहे थे और उनमें से ही या फिर उनका कोई करीबी कीरा हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में हेडक्वार्टर से ही इंफॉर्मेशन लीक हुई थी। जिसके बाद एफबीआई को जापान में बुलाया गया जापानीज पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। 12 एफबीआई एजेंट्स जापान में आए थे। 19 दिसंबर को कीरा ने अपने विक्टिम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए, ये पता लगाने के लिए कि वो किसी भी विक्टिम को मारने से पहले कितना कंट्रोल कर सकता है, और इसी तरह उसने सारे एफबीआई एजेंट्स को मार डाला। और मुझे ऐसा लगता है कि एफबीआई जिन लोगों को 14 और 19 तारीख को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जरूर उनमें से ही कोई कीरा है। इसके बाद सबसे जरूरी गवाह सामने आई, नियोमी मिसोरा, रे पेनबर्ग की फियांसे, जो कि मेरे अंडर पहले काम कर चुकी थी और अब वो जापान में आ चुकी है। वो रे पेनबर्ग के साथ थी, जरूर उसे कोई ना कोई तो सुराग मिला ही होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि कीरा उस तक मुझसे पहले पहुंच गया और उसे मार डाला। इसके बाद लाइट यागामी। हमने इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर ध्यान दिया जिनको रे पेनबर्ग इन्वेस्टिगेट कर रहा था जब वो जापान में था, जो कि थे डेप्यूटी डायरेक्टर कितामोरा और उनकी फैमिली, और साथ ही साथ डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट यागामी और उनकी फैमिली। जिसके बाद उन दोनों के ही घरों में सर्वेलेंस कैमरा और वायर टैप्स लगा दिए गए थे। इसके बाद मैंने लाइट यागामी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया और उसे सामने से जाके बताया कि मैं एल हूँ, और फिर मैंने उसे ये भी बताया कि मैं उस पर शक करता हूँ कि वो कीरा है। इसके बाद कीरा ने मर्डर्स करने शुरू किए टेलीविजन स्टेशन का इस्तेमाल करके। जब साकुरा टीवी को 4 टेप्स भेजी गई थी और वहाँ पे जब हमारा एक ऑफिसर उकिता गया था तो कीरा ने उसका चेहरा देख के उसको मार दिया था, जिससे काफी हद तक चांसेस ये है कि ये एक सेकंड कीरा है। इसके बाद लाइट यागामी ने भी टास्क फोर्स हेडक्वार्टर्स को ज्वाइन कर लिया, और जब उसको ये टेप्स दिखाई गई तो उसने भी यही कहा कि ये जरूर सेकंड कीरा का काम है। कीरा ने हमें एक डायरी एंट्री भेजी थी और हो सकता है कि उसमें कोई क्लू हो जो कि सिर्फ शिनिगामी पावर वाले लोग ही समझ सकते हैं। इस हिसाब से वो क्लू तो मेरे को कभी भी नहीं मिलता, क्योंकि सेकंड कीरा वहीं पे कीरा को ढूंढने की कोशिश करेगी। इसके बाद मीसा अमाने को सेकंड कीरा होने की शक की वजह से कन्फाइनमेंट पे रखा गया था, जिसके कुछ ही समय बाद लाइट ने भी सामने से आके कहा कि उसे भी कन्फाइन होना है। जब लाइट, मीसा और चीफ तीनों ही कन्फाइनमेंट में थे तो उसके बाद फिर से मर्डर्स होने शुरू हो गए थे, तो हमें ना चाहते हुए भी मीसा और लाइट को छोड़ना पड़ा, लेकिन एक ड्रामा करके। जिसके बाद लाइट यागामी को फिर से इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए रखा गया, और उसके कुछ ही समय बाद हमें योत्सुबा के बारे में पता चला और हमें दिखाई दिया कि कीरा जितने भी मर्डर्स कर रहा है उन सबसे योत्सुबा ग्रुप का ही फायदा हो रहा है। उसके बाद हमने योत्सुबा ग्रुप को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। आगे चल के हमें पता चला कि हिगुची ही कीरा है। फिर हमने एक हिडन कैमरा शो की मदद से हिगुची को फंसाया। आगे चल के हमें ये पता चला कि हिगुची के पास भी सेकंड कीरा की पावर है और वो भी किसी को भी देख के मार सकता है। अंत में हमने हिगुची को पकड़ लिया और उसने बताया कि उसके पास एक स्पेशल नोटबुक है जिससे वो किसी को भी मार सकता है, और उसी के साथ एक शिनिगामी अटैच्ड है। जिसके बाद मुझे समझ आ गया था कि जरूर 2 डेथ नोट्स होनी चाहिए। जब हमें ये डेथ नोट मिली तो हमने उसके सारे रूल्स को पढ़ा। इसके अलावा जो भी इंसान इस नोटबुक का इस्तेमाल करता है, अगर वो 13 दिन तक नाम नहीं लिख पाया तो वो यूजर मर जाएगा, जिससे कि ये साबित हो गया कि मीसा अमाने और लाइट यागामी बेगुनाह है, क्योंकि वो 50 दिन के लिए कन्फाइनमेंट में थे और वो अभी तक जिंदा है। बस ये 13 दिन का रूल बैठ रहा था। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा आता है, मैंने कीरा इंसिडेंट से लेके जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की है वो इन रिकॉर्ड्स में है। अगर आप ये मैसेज पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि अब मैं जिंदा नहीं हूँ। अब मैं ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपके हाथों में सौंपता हूँ अपनी अचीवमेंट के तौर पे। और तभी ये सब कुछ यहाँ से गायब हो जाता है और सामने यहाँ पे लाइट बैठा होता है। दोस्तों, अगर आप डेथ नोट से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। इधर हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और मात्सुरा कहता है 10 दिन हो चुके हैं जब से हमने रियोजाकी का सीक्रेट फ्यूनरल किया था, इसका मतलब हम मरने नहीं वाले। तो आइजावा बताता है हाँ, और अब हमें वातारी की भी असली आइडेंटिटी पता चल चुकी है, लेकिन रियोजाकी के बारे में कुछ पता नहीं चला। तो मात्सुरा बताता है हाँ, वातारी असलियत में एक काफी कमाल का इन्वेंटर था और उसने अपने पैसे का इस्तेमाल करके कई अनाथ आश्रम बनवाए थे। वो एक कमाल का हीरो था। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वातारी का असली नाम मैक्वेलिश वैमी था। तो आइजावा यही कहता है, लेकिन फिर भी
भी अब यहाँ पे एल और वतारी नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो लाइट कैसा चल रहा है? तो लाइट कहता है कि मैं पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ से आज रात तक निकलवा सकता हूँ, लेकिन मेरे को ये सब करने में अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है मैं चोरी कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके रियोजाकी और वतारी की वॉइस बना ली है, जिससे कि हम अभी भी पुलिस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन असली सवाल तो ये उठता है कि एल की जगह कौन लेगा, और उसके अलावा हम इस डेथ नोट का करें क्या? तो मात्सुरा कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो लाइट, तुम ही एल की जगह ले सकते हो। तो लाइट कहता है मुझे नहीं पता, रियोजाकी ने कीरा को चैलेंज किया था, इसी वजह से वो मारा गया, मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा, और इसके अलावा मैं एल बन के दुनिया को बेवकूफ नहीं बनाना चाहता। तो आइजावा कहता है कि हाँ हम समझ सकते हैं, लेकिन बस तुम ही ऐसा कर सकते हो। और मात्सुरा कहता है हाँ रियोजाकी ने भी यही कहा था कि तुम एल की जगह ले सकते हो। तो लाइट मन में कहते हैं हाँ कितना बुरा है, रियोजाकी के बिना तो कुछ मजा ही नहीं आ रहा, इतनी आसानी से सब कुछ हो रहा है। तो लाइट कहता है ठीक है मैं ये करूंगा, लेकिन मैं रियोजाकी की तरह बड़े बड़े खतरे नहीं उठाऊंगा, जैसे कि वो तो डायरेक्टली कीरा को चैलेंज ही कर देता था बस सुराग पाने के लिए, ठीक है ना? तो चीफ कहता है हाँ जितना सेफ रहेंगे उतना अच्छा है। हाँ रियोजाकी सामने से ही भिड़ने में उस्ताद था, लेकिन फिर भी। तो लाइट कहता है कि ठीक है मैं यही काम अपने घर के कंप्यूटर से भी कर सकता हूँ, उसके लिए मेरे को हेडक्वार्टर से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ मैं वतारी का काम भी संभाल सकता हूँ। लेकिन एक दिक्कत है, मैं मॉम और सायू के सामने ये सब नहीं कर सकता। डैड क्या मैं आसपास कोई 1 रूम अपार्टमेंट ले सकता हूँ? तो चीफ कहते हैं हाँ मतलब अब तुम बड़े हो गए हो और अकेले रह सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मात्सुरा कहते हैं ये सही है, हम लाइट के घर को अपने हेडक्वार्टर्स की तरह इस्तेमाल कर लेंगे। तो आइजावा कहते हैं इस हिसाब से अब बस एक चीज बची है कि डेथ नोट के साथ किया क्या जाए। तो लाइट कहते हैं इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे 5 है और हम एक दूसरे पे भरोसा करते हैं कि हम में से कोई भी डेथ नोट का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ऐसा करते हैं हम में से कोई एक इस डेथ नोट को छुपा सकता है। तो आइजावा कहते हैं चीफ आपको ही ये करना चाहिए। तो मात्सुरा कहता है हाँ जरूर, हमें आप पे पूरा भरोसा है चीफ। तो चीफ कहता है अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है जैसा तुम चाहो। कीरा अभी भी खुला घूम रहा है और हमें उसे पकड़ना है। तो यहाँ पे लाइट साइड में देखता है और उसे ऐसा लगता है कि अभी भी एल साइड में ही बैठा है और उससे बातें कर रहा है। भाई दूसरी ओर यहाँ पे लाइट मीसा के साथ डेट पे आया होता है और मीसा यहाँ पे यही कहती है कि तुम तो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे, कुछ तो बोलो। तो लाइट कहते हैं मीसा चलो साथ में रहते हैं। तो यहाँ पे ये सुन के मीसा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और लाइट कहता है कि मैंने तो पहले ही एक रूम ले लिया है, तो चलो फिर। यह दूसरी ओर हमें हेडक्वार्टर्स की छत का सीन दिखाया जाता है और इधर रियुक भी होता है। रियुक कहता है कि अब क्योंकि एल मर चुका है तो क्या मतलब तुम्हारा हिसाब बराबर हो चुका है? तो लाइट कहता है हाँ। तो रियुक कहता है इस हिसाब से अब तो कुछ मजेदार देखने को नहीं मिलेगा। तो लाइट कहता है नहीं ये सच नहीं है रियुक, अब से तुम देखोगे कि एक नई दुनिया की शुरुआत कैसे होती है। तो यहाँ पे रियुक शॉक हो जाता है और लाइट अपने हाथों को तैयार करता है डेथ नोट में नाम लिखने के लिए। इधर सामने अपने आप एक पोडियम आ जाता है और उसके ऊपर डेथ नोट रखी होती है, जस्ट एनिमेशन इफेक्ट्स। और इधर लाइट क्रिमिनल्स के नाम लिखना शुरू कर देता है। वो उन सारे क्रिमिनल्स के नाम लिखता है जो कि न्यूज में ब्रॉडकास्ट होते हैं और उन्हें लगातार मारता रहता है। यहाँ पे कीरा के मर्डर्स की न्यूज फिर से बढ़ने लग जाती है और एक के बाद एक कई क्रिमिनल्स मारे जाने लगते हैं। अब जैसे कि आपको याद होगा कि हेडक्वार्टर्स में भी एल ने 2 क्रिमिनल्स को बुलाया था, आइवर और वेडी। यहाँ पे लाइट वेडी का भी असली नाम डेथ नोट पे लिख देता है और यहाँ पे वेडी बाइक से जा रही होती है, उसे हार्ट अटैक आता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वही दूसरी ओर लाइट आइवर का भी असली नाम डेथ नोट में लिख देता है और जब उसकी वाइफ और बेटा घर पे आते हैं तो आइवर मर चुका होता है। वही दूसरी ओर यहाँ पे हमें योत्सुबा का सीन दिखाया जाता है और ये लोग यहाँ पे खुशी बना रहे होते हैं कि अब क्योंकि हिगुची मर चुका है तो ये अपनी तरफ से कंपनी की नई शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे नामिकावा को भी हार्ट अटैक आता है और योत्सुबा के बाकी मेंबर्स को भी हार्ट अटैक आता है और ये सारे के सारे मारे जाते हैं। इधर हमें बताया जाता है कि अप्रैल 2012 में लाइट यागामी 23 साल का हुआ और उसने नेशनल पुलिस एजेंसी को ज्वाइन किया। उसके बाद 2012 की गर्मियों में कीरा के मर्डर्स और भी ज्यादा बढ़ गए। दुनिया कीरा के डर में जीने लगी, लेकिन उसके बावजूद कई लोग कीरा का साथ देने लगे, भले ही धीरे धीरे ही, लेकिन लोगों का सच दुनिया के सामने आने लगा और कुछ देशों ने तो कीरा को एक्सेप्ट ही कर लिया कि जो भी वो कर रहा है वो सही कर रहा है। दुनिया एक ऐसे मोड़ पे आ गई जहाँ पे कीरा ही नियम बनाता है और सबको उसकी माननी पड़ती है। इधर यहाँ पे हमें दूसरी ओर एल का पहले वाला रूम दिखाया जाता है जहाँ से वो पहले ऑपरेट करता था और इधर एक टाइमर चल रहा होता है। जैसे वो टाइमर खत्म होता है तो यहाँ से एक मैसेज वैमीज हाउस पे जाता है। इधर एक आदमी होता है और उसको फोन पे मैसेज आता है कि एल मर चुका है। यहाँ पे 2 और अनाथ बच्चे होते हैं और वो उन्हें बताता है कि एल मर चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।